नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वर्नेलाइजेशन, जिसको वसंतीकरण भी कहा जाता है। वर्नेलाइजेशन या वसंतीकरण प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाला एक प्रोसेस या फिनोमिनन है। तो सबसे पहले हम वर्नेलाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो वर्नेलाइजेशन या जो वसंतीकरण होता है, ये प्लांट्स के अंदर पाई जाने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर जो ग्रोइंग प्लांट होता है या जो वृद्धि करने वाला जो पादप होता है, उसके जो फुल्ली हाइड्रेटेड सीड जो होते हैं, उनको एक शीत उपचार दिया जाता है, यानी उनको एक कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो प्लांट के फुल्ली हाइड्रेटेड सीड्स जो होते हैं, बीज होते हैं, उनको एक कोल्ड ट्रीटमेंट या शीत उपचार दिया जाता है, जिससे कि उन प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग है या पुष्पन जो है उसको प्रेरित किया जा सकता है, या फ्लावरिंग जो है उसको प्रमोट किया जा सकता है। और ये वर्नेलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो केवल फुली हाइड्रेटेड सीड, यानी जो हाइड्रेटेड सीड जिनके अंदर वाटर होता है, उनके ऊपर ही ये लागू होता है। जो ड्राई सीड्स होते हैं, यानी जो शुष्क बीज होते हैं, वो कोल्ड ट्रीटमेंट या शीत उपचार के प्रति रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और इस वर्नेलाइजेशन के प्रोसेस के कारण प्लांट की जो वेजिटेटिव पीरियड होता है, यानी उसकी जो कायिक वृद्धि का जो समय होता है, वो शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे कि उनके अंदर शीघ्र पुष्पन होता है या अर्ली फ्लोरिंग हमें देखने को मिलती है। इस वर्नेलाइजेशन के प्रोसेस को येरोवाइजेशन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम वर्नेलाइजेशन का येरोवाइजेशन भी होता है। और अगर हम बात करें कि कोल्ड ट्रीटमेंट के बिना प्लांट्स जो होते हैं, अगर उनको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है और अगर उन प्लांट्स को वर्नेलाइजेशन की आवश्यकता है, तो उन प्लांट के अंदर जो पुष्पन होता है वो डिले हो जाता है, यानी देरी से होता है, और उनके अंदर जो है केवल कायिक वृद्धि हमें देखने को मिलती है। जिन प्लांट को वर्नेलाइजेशन की आवश्यकता होती है, यदि उन्हें शीत उपचार नहीं दिया जाए तो उनके अंदर जो पुष्पन है वो देरी से होता है। और कई कंडीशंस ऐसी होती है, कई स्थितियाँ ऐसी होती है जिनके अंदर जो प्लांट होता है वो रोजेट वृद्धि करता है, और उनके अंदर जो तना होता है उसके अंदर हमें इलोंगेशन या उसकी लंबाई में वृद्धि हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद में हम देखें कि वर्नेलाइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर आवश्यक होता है। तो जो वर्नेलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो सीड्स होते हैं उसमें उनको सबसे पहले अंकुरित करवाया जाता है, उनको जर्मिनेट करने के लिए रखा जाता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद में उन्हें 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो कोल्ड ट्रीटमेंट है वो उनको दिया जाता है। और इस कोल्ड ट्रीटमेंट का जो समय अवधि है या जो टाइम पीरियड होता है वो वेरी करता है या अलग अलग हो सकता है। ये कुछ दिनों से यानी फ्यू डेज से लेकर के कुछ सप्ताह यानी मैनी वीक्स तक हो सकता है। और कोल्ड ट्रीटमेंट यानी शीत उपचार के बाद में जो सीडलिंग्स होते हैं या जो नवोद्भित पादप होते हैं, उनको ड्राई किया जाता है, उनको सुखाया जाता है, और उसके बाद में उनको बोया जाता है। इस प्रकार आप जो प्लांट ग्रो करेंगे उनके अंदर जो फ्लावरिंग है वो हमें जल्दी या अर्ली फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो वर्नेलाइजेशन प्रोसेस की वजह से जो प्लांट है वो फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है, यानी उनके अंदर पुष्पन की प्रक्रिया वो संपन्न कर पाने में सक्षम हो सकता है थोड़ी जल्दी। जो कि नॉर्मल प्रोसेस के अंदर अगर लेट हो, तो अगर वर्नेलाइजेशन का प्रोसेस किया है तो जो फ्लावरिंग है वो जल्दी हो जाएगी या अर्ली फ्लावरिंग हमें देखने को मिलती है। और नेक्स्ट हम बात करें तो जो वर्नेलाइजेशन प्रोसेस के लिए जो स्टिमुलस होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो सिग्नल मिलता है प्लांट को, या जो कोल्ड स्टिमुलस प्लांट के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो प्लांट के अंदर जो पाई जाने वाली एपिकल मेरिस्टेम होती है, यानी जो शीर्षस्थ विभज्योतक जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा ये जो कोल्ड स्टिमुलस है या जो सिग्नल मिलता है वर्नेलाइजेशन के लिए वो ग्रहण किया जाता है। लेकिन कुछ स्पीसीज या जातियां ऐसी होती है जिनके अंदर जो रूट और लीव्स यानी तना जो जड़ और पत्ती जो होती है, उनकी सभी जो डिवाइडिंग सेल्स होती है, यानी जो विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा इस सिग्नल को या कोल्ड स्टिमुलस को ग्रहण कर लिया जाता है, और उसके बाद में उनके अंदर हमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। लेकिन सामान्यतया जो कोल्ड स्टिमुलस है वो प्लांट के एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा ग्रहण किया जाता है, लेकिन कई बार इसको रूट और लीव्स की जो विभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं उनके द्वारा भी ग्रहण किया जाता है।
इसके बाद में हम बात करें कि वर्नलाइजेशन प्रोसेस के अंदर एक हाइपोथेटिकल हार्मोन जो है उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसकी खोज सबसे पहले मेल्चर के द्वारा की गई थी 1936 में। उन्होंने बताया कि वर्नलाइजेशन के जो प्रोसेस होता है या वसंतीकरण की प्रक्रिया होती है उसके अंदर एक हाइपोथेटिकल हार्मोन जो है वो बनता है। उस हार्मोन को वर्नेलिन कहा गया। तो वर्नेलिन जो हार्मोन है उसके आधार पर ही इस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन कहा गया। और इस वर्नेलिन हार्मोन के बारे में जो है मेल्चर ने 1936 के अंदर सबसे पहले बताया था। और ये जो वर्नलाइजेशन का जो स्टिमुलस होता है वो एक प्लांट को अगर मिला है तो उस प्लांट को अगर हम ग्राफ्टिंग के द्वारा दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफ़र करें, यानी ग्राफ्टिंग के द्वारा भी ये वर्नलाइजेशन का स्टिमुलस जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसके अलावा जो प्लांट की एज होती है यानी प्लांट की जो आयु होती है वो भी वर्नलाइजेशन का प्रोसेस के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। जैसे कि जो प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जो कोल्ड स्टिमुलस होता है यानी जो शीत उद्दीपन होता है उसके लिए जो अलग अलग प्लांट होते हैं वो अलग अलग प्रकार से रेस्पॉन्ड करते हैं। और इस प्रकार जो प्लांट की एज है वो वर्नलाइजेशन प्रोसेस के अंदर इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है। और ये जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस है उसको अलग अलग जो स्पीसीज होती है यानी डिफरेंट स्पीसीज के अंदर ये जो प्लांट है वो अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं वर्नलाइजेशन के प्रति। और जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए सबसे सूटेबल टेम्परेचर जो है वो माना जाता है लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक नॉर्मल रेंज है जो कि वर्नलाइजेशन के लिए सूटेबल रेंज मानी जाती है। इससे अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाएं तो प्लांट जो होता है वो वर्नलाइजेशन के प्रति कम रेस्पॉन्ड करने लगता है। यानी अब अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, हाई टेम्परेचर पे अगर प्लांट को रखा जाए, सीड्स को रखा जाए तो उनके अंदर जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और लगभग 12 to 14 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर कर दें तो प्लांट के अंदर हमें वर्नलाइजेशन जो है वो बिल्कुल अप्रभावी देखने को मिलता है, या हाई टेम्परेचर पर जो वर्नलाइजेशन है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाता है। इसके बाद में जो वर्नलाइजेशन होता है वो एक एरोबिक प्रोसेस है। एरोबिक प्रोसेस है इसका मतलब उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ जो इसके लिए हमें मेटाबॉलिक एनर्जी जो होती है, उपापचयी ऊर्जा जो है उसकी भी आवश्यकता होती है। एरोबिक प्रोसेस होता है और मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो इसके लिए आवश्यक होती है। और ऑक्सीजन अगर जो वहाँ पर एब्सेंट है जहाँ पर वर्नलाइजेशन किया जा रहा है या वसंतीकरण किया जा रहा है, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल अप्रभावी हो जाता है, या जो शीत उपचार जो दिया जा रहा है प्लांट को वर्नलाइजेशन या वसंतीकरण के लिए वो बिल्कुल अप्रभावी हो जाता है। इसके साथ ही जो वर्नलाइजेशन होता है उसके लिए जो पर्याप्त मात्रा में जल जो है वो भी आवश्यक होता है, यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पर होना चाहिए, तभी वर्नलाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है। क्योंकि वाटर नहीं है, अगर सीड ड्राई है, शुष्क बीज है, तो वहाँ पर हमें वर्नलाइजेशन जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। वर्नलाइजेशन ऑफ ड्राई सीड्स इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद में एक और फिनोमिना होता है जो कि वर्नलाइजेशन का रिवर्स होता है, या जिसको हम कह सकते हैं कि वर्नलाइजेशन का विपरीत जो प्रभाव होता है उसको डीवर्नलाइजेशन या अवसंतीकरण कहा जाता है। तो जो वर्नलाइज्ड सीड्स जो होते हैं यानी जो वसंतीकृत बीज होते हैं, यदि हम उनको हाई टेम्परेचर दें जो कि लगभग अगर हम उनको 35 डिग्री सेंटीग्रेड दें तो उनका जो वर्नलाइजेशन का जो प्रभाव है यानी जो वर्नलाइजेशन की प्रक्रिया उनके अंदर हुई है वो वापस डीवर्नलाइज्ड हो जाते हैं या अवसंतीकृत हो जाते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वर्नलाइज्ड सीड्स होते हैं या जो वसंतीकृत बीज होते हैं उनको यदि हम हाई टेम्परेचर पर रखें, उच्च तापमान पर रखें, तो उनके अंदर जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस है वो रिवर्स हो सकता है या उसको समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंग। उन्होंने 1957 के अंदर ये बताया कि जो कोल्ड ट्रीटमेंट है यानी जो शीत उपचार है उसकी जगह अगर जिब्रेलिन जो हार्मोन है उसका यूज किया जाए तो भी जो बाईएनियल प्लांट्स होते हैं यानी जो द्विवर्षीय पादप होते हैं उनके अंदर वसंतीकरण या जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस है वो किया जा सकता है। यानी जो
कोल्ड ट्रीटमेंट है उसकी जगह क्या उसको जिब्रेलिन हार्मोन की एप्लीकेशन से रिप्लेस किया जा सकता है। कोल्ड ट्रीटमेंट की जगह जिब्रेलिन का भी यूज किया जा सकता है, ये बताया था लैंग नामक साइंटिस्ट ने। इसके बाद में अगर हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखें या इसका महत्व देखें कि वर्नलाइजेशन का क्या महत्व हो सकता है, तो जो वर्नलाइजेशन होता है यानी जो वसंतीकरण होता है उसकी वजह से प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव पीरियड होता है या उसके जो कायिक वृद्धि का जो समय होता है वो शॉर्ट या छोटा हो जाता है, जिससे कि हमें उसके अंदर अर्ली फ्लावरिंग या शीघ्र पुष्पन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस होता है यानी जो वसंतीकरण की प्रक्रिया होती है वो प्लांट के अंदर जो कई प्रकार की फंगल डिजीज होती है यानी जो कवकों के द्वारा उत्पन्न किए गए रोग हैं उसके प्रति प्रतिरोधकता भी उत्पन्न हो जाती है। वर्नलाइजेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर जो फंगल डिजीज या कवक के से होने वाले रोगों के प्रति प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस जो है वो भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा प्लांट जो होते हैं उसके अंदर कोल्ड रेजिस्टेंस हमें भी देखने को मिलती है। जो वर्नलाइज प्लांट होते हैं वो कोल्ड रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं। और जो द्विवर्षीय पादप होते हैं यानी जो बाईएनियल्स होते हैं उनके अंदर जो वर्नलाइजेशन के द्वारा शीघ्र पुष्पन और जो शीघ्र फ्रूट बनने की प्रोसेस जो होता है जिसको अर्ली फ्रूट सेटिंग कहा जाता है वो प्राप्त किया जा सकता है। और बागवानी के अंदर यानी हॉर्टिकल्चर के अंदर जो प्लांट के अंदर ये जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस है उसको यूज किया जाता है और ग्राफ्टिंग की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा पुष्पन को प्रेरित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर या बागवानी होती है उसके अंदर भी वर्नलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वर्नलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है उसका योगदान क्रॉप इंप्रूवमेंट के अंदर भी होता है यानी फसल सुधार जो है उसके अंदर भी वर्नलाइजेशन प्रोसेस का यूज होता है। तो ये वर्नलाइजेशन प्रोसेस की कुछ एप्लीकेशंस थी या वर्नलाइजेशन का महत्व था। तो ये हमने वर्नलाइजेशन और डीवर्नलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात की। थैंक यू।